हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉमर्स। दोस्तों, कॉमर्स में आज बात करेंगे टोटल जो 10 यूनिट है, हर एक एक यूनिट को बेसिक समझेंगे। अगर आपने इस यूनिट में से हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बात होंगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको ज़्यादातर सिर्फ कॉन्सेप्ट को रिवीजन करने की ज़रूरत है। बार बार रिपीट करिए, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ एक्स्ट्रा लेवल में मत पढ़िएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो जो आपके पास है उसी को बेहतर करिए। पहला जैसे आपका है टॉपिक आता है यूनिट फर्स्ट, बिजनेस बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, यहां पर एक एक चीज को समझते हैं। पहले से दोनों को डिवाइड कर दो पढ़ने के लिए। पहला यूनिट की हम बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट है ये, यूनिट फर्स्ट। अभी देखिए क्या क्या है। पहले से आपको दिया है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब बिजनेस इन्वायरमेंट में जाके सिलेबस में आप देखते होंगे, पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं शुरुआत, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब मेन कॉन्सेप्ट बिजनेस इन्वायरमेंट में आपने क्या क्या पढ़ा, मुख्य जो बिंदु है, मुख्य जो पॉइंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आपका शुरुआत पहला आता है इसमें, फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। दूसरा आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है। तीसरा आपका जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं माइकल कहते हैं, कहीं कहीं मिशेल कहते हैं, 5 मॉडल कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद विजन और मिशन क्या है। ये 4 कॉन्सेप्ट की बात कौन करता है पहले यूनिट में। जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें हम 4 पॉइंट पढ़ते हैं। पहला होता है फीचर। फीचर में किसी भी चीज की विशेषता की बात करना। दूसरा आपका होता है इम्पोर्टेंट। तीसरा होता है आपका मिशन, मॉडल क्या है। और चौथा आपका विजन क्या है और मिशन क्या है, इसके बारे में बात करता है। एक एक समझते हैं। देखिए, अगर इस पूरा टॉपिक आपने एक एक समझा है तो आपके लिए काफी बहुत आसान है। फीचर मीन्स होता है किसी की विशेषता बताना, किसी के बारे में। जैसे आपने पढ़ा होगा ग्रामर में कभी काल, एडजेक्टिव, किसी चीज की विशेषता बताना। काला, गोरा, छोटा, मोटा, किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति है, या उसके कलर को लेकर के, उसकी भाषा को लेकर के, ऐसे व्यवसाय की विशेषता के बारे में बात करती है। जैसे आपका सर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, कोरिलेशन क्या है, डेंजर क्या है, सप्लायर क्या है, डिमांड क्या है, प्रोडक्शन क्या है। ये सारी चीजें बातें इसमें आपकी फीचर की बात करती है। क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके की चीजें इन पे रहना चाहिए। भाई आप व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपको बारीकी चीज को बहुत अध्ययन करना पड़ता है। क्या हमें वस्तु उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, कितनी मात्रा में करना है, इस चीज को समझना है। सर्टेनिटी, क्या निश्चित रूप में क्या क्या रखना है। अब मान लीजिए कस्टमर कोई आता है आपकी दुकान पे और बोलता है, सर मुझे, आपने पेन की दुकान रखे या किताब, जिसको स्टेशनरी बोलते हैं, आपके पास सारी चीजें हैं, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं है और चीज़ें अपडेट होती रहेंगी, और कोई कस्टमर आए पूछे सर ये आपके पास है, आप बोलोगे नहीं है। फिर दूसरा कस्टमर आए इसी आए, सर ये आपके पास चीज़ें है, तो आप बोलोगे नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, इसका मतलब है आप कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कोरिलेशन में नहीं है, आप अनसर्टेनिटी में जिंदगी जी रहे हैं। आपको निश्चित नहीं आपको क्या बेचना है, क्या नहीं करना। इस सारी चीज़ की बात कौन बोलता है, फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसमें किस किस बात की महत्व देना पड़ता है। आपका टाइम का महत्व दो, गुड्स की वस्तु की महत्व, गुड्स की मतलब कौन कौन सी वस्तु की डिमांड हो रही, सप्लाई पे ध्यान दो, प्रोडक्शन पे ध्यान दो। चैन एक होता है, चैनिंग एक प्रकार से, चैनिंग मतलब होता है जैसे कि चैन होता है, एक श्रृंखला की पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट की बात करता है। मॉडल क्या करता है, इससे 5 मॉडल की बात करता है। बायर पे ध्यान दो। अब ये जो मॉडल की बात होता है, 5 कॉन्सेप्ट इसमें है। आपका बायर है, सेलर है, सप्लायर है। उसके बाद आपका आता है सब्स्टिट्यूट्स क्या है, ये बेसिक चीज इस पे कौन जोड़ रखा है, 5 मॉडल कॉन्सेप्ट। एक अंत में आता है डेंजर, इसमें आपका डेंजर जुड़ा है। अब बायर है, मान लीजिए कोई खरीदार व्यक्ति है, वो सोचे कि भाई हमें क्या वस्तु खरीदना है,
सेलर को भी ध्यान में रखना है क्या बेचना है। सब्स्टिट्यूट से हैं, जैसे आजकल देखिए गर्मी का मौसम है, कोल्ड ड्रिंक भी है, पानी भी है। तो कभी का लोग कोल्ड ड्रिंक में कई कोल्ड ड्रिंक आती है, पेप्सी है, कोका है, फंटा है, बहुत सी चीज़ें, लिम्का है, स्प्राइट है। तो देखते होंगे एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु क्या होती है, सब्स्टिट्यूट्स हो जाती हैं। तो इस पर ध्यान रखना है। बायर को ध्यान रखो, सेलर को ध्यान रखो, सप्लायर को ध्यान रखो, सब्स्टिट्यूट्स को ध्यान रखो, डेंजर को रखो। डेंजर मीन्स मार्केट में ऐसी कौन सी वस्तु लॉन्च हो गई है कि आप पता चला अपडेटेड ना हो, हमेशा आप अपने आप को अपडेट रखो। फिर नेक्स्ट बात करता है विजन क्या है और मिशन क्या है। विजन हमेशा एक फ्यूचर होता है। जैसे आप यूपीएससी या नेट की तैयारी करते हैं तो आपका वो क्या है, विजन है। आपका आईएएस बनना या प्रोफेसर बनना आपका विजन है। लेकिन जो आप प्रतिदिन एक टारगेट लेके चलते हैं, करंट भी पढ़ना है, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, ये बेसिक चीज़ें जो आपका रोज़ का टारगेट होता हो 10 आवर 5 आवर, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है। तो ये आपका रोज़ का मिशन होता है। ऐसे व्यवसाय में आपको एक मिशन लेके चलना होगा कि प्रतिदिन मुझे इस तरीके स्किल्ड लेवल रखना है या अनस्किल्ड लेवल रखना है, इस तरीके के मटेरियल का प्रयोग करना है, इस तरीके के ओवरहेड जो खर्चा आता है उसको कैसे मेंटेन रखना है, क्या इसमें लिफो मेथड लगाना है या फीफो मेथड लगाना है, प्रोसेसिंग कॉस्ट को ध्यान में रखना है। हर एक चीज़ को बारीकी आपको अध्ययन करना होता है मिशन में, तब जाके आपका विजन कंप्लीट होता है। अगला बात करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा तो समझिए आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ऐसा शॉर्टकट में समझिए। इसको बेसिक दो भागों में बांटा है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में दो होता है, एक होता माइक्रो, एक होता माइक्रो। इस चीज को ध्यान देखिए। इंटरनल मीन्स होता है, जैसे ऐसे समझिए, जब आप अपने घर के अंदर किसी भी चीज के बारे में बारीकी चीज का अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं, कहते हैं भाई ये मेरे घर की प्रॉब्लम है, ये मेरा इंटरनल प्रॉब्लम है, आपकी उस पर इंटरफेयर करते हैं। एक्सटर्नल ये होता है जब बाह्य रूप में एक घर से दूसरे घर, गांव गिराव, मोहल्ला, शहर, कस्बा, यहाँ तक की बात फैल जाती है। तो ऐसे व्यवसाय में क्या होता है, जब आप बारीकी चीज का अध्ययन करते हैं कि भाई प्रोडक्शन क्या करना है, प्रोडक्शन उत्पादन क्या करना है, किसके लिए करना है, कितनी मात्रा में करना है, कब करना है, इसकी बात करते हैं। अब प्रोडक्शन के बेसिक इसके संसाधन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन, इन पे ध्यान देना है। ये आपका होता है प्रोडक्शन की बात। इंटरनल की बात करता है, प्राइस की बात करता है, प्रमोशन की बात करता है, प्लेस की बात करता है। ये सारी चीजें किससे जुड़ा है, इंटरनल की। कल्चर की बात करता है, सोशल की बात करता है, इंटरनल। अगला होता है एक्सटर्नल। बाह्य रूप में क्या क्या देखना है, दो है, एक माइक्रो, एक माइक्रो। माइक्रो मीन्स होता है जो एक यूनिट की बात करता है कि जैसे मान लीजिए पूरे भारत, एक प्यारा भारत अपना देश है। अब इस पूरे भारत में मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर एक स्टेट की बात हो रहा हो, अब स्टेट के अंदर कोई एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रहा हो, सिर्फ मान लीजिए जैसे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो तो माइक्रो में आता है, एक की बात, एक यूनिट की बात कर रहा है। लेकिन जैसे पता चला पूरे उत्तर प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रहा हो तो माइक्रो में आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब एक इकाई पे अध्ययन होती है तो माइक्रो होती है, और जब एक लार्ज लेवल में बड़ी से बड़ी सभी इकाइयों पे अध्ययन किया जाता है तो माइक्रो हो जाता है। अब इसमें अब कैसे, मान लीजिए आपको प्रोडक्शन यहाँ पर आपने कर दिया, अब यहाँ पर आपको देखना है डिमांड किसकी है, किस लेवल में डिमांड है, किस स्टेट में किस वस्तु की डिमांड है। जब एक यूनिट पे अध्ययन आप करते हैं और जैसे पता चला आपको पूरे लार्ज लेवल में बेचना है, अब लार्ज लेवल में क्या क्या चीज़ आप अध्ययन करोगे, बीओपी पढ़ोगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ोगे, एफडीआई पढ़ोगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, एफपीआई पढ़ोगे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, इसकी अध्ययन करोगे, इन्फ्लेशन की अध्ययन करोगे, डिफ्लेशन की अध्ययन करोगे। ये सारी चीज़ें आपका जाता है माइक्रो लेवल में। ठीक है, ये बेसिक चीज़ होता है टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आपकी अगला बात इसमें करते हैं दोस्तों, अगला आता है इकोनॉमिक्स पॉलिसी। यहाँ पर दर्शा देते हैं, बाद में उसको बात बताएंगे। इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अब इकोनॉमिक्स पॉलिसी में आप अगर पढ़े होंगे, बेसिक देखा जाए, यहाँ पर जो होता है इसको बांटा गया है, जैसे रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, आपने पढ़ा होगा। रेवेन्यू जो आपका
राजस्व है, जो पैसा है, एक राजकोषीय है। इन दोनों की पॉलिसी के बारे में समझना है। टैक्स कितना लग रहा है, बजट कितना बन रहा है, बजट जो बनाया गया क्या कैपिटल में कितना खर्च हुआ, रेवेन्यू पे कितना खर्च हुआ, कैपिटल रिसीव पे कितना खर्च हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च हुआ, रेवेन्यू रिसीव पे कितना खर्च आया, कितना पैसा कलेक्ट हुआ, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च हुआ। ये सारी चीजें जो आप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पूरा पॉलिसी की बात करता है। फिर इसमें पढ़ते हैं आप मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइप्स ऑफ मनी क्या है, सप्लाई मनी क्या है, टाइप्स ऑफ मनी जैसे कॉल मनी क्या है, ट्रेजरी बिल क्या है, म्यूचुअल फंड, सारी चीजें जुड़ा हुआ आपका टाइप्स ऑफ मनी। अब सप्लाई मनी आप इसी में फिर पढ़ोगे, इसी के अंतर्गत आपका आता है जैसे M1 मनी क्या है, M2 मनी क्या है, M3 मनी, M4 मनी, जिसमें करेंसी है, डिपॉजिट है, डाकघर है। फिर आता है M1 प्लस करेंसी प्लस आपका टाइम डिपॉजिट, फिर M2 प्लस टाइम डिपॉजिट आपका सेविंग अकाउंट या सेविंग जो सरप्लस, इसकी बात करता है टाइप्स ऑफ मनी, ये सप्लाई मनी। ये बेसिक चीजें आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अगला इसमें एक टॉपिक और पढ़ते हैं, फिर आता है दोस्तों आपका इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अब इकोनॉमिक सिस्टम, इसको बेसिक 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है कैपिटल इकोनॉमिक्स, सोशलिज्म इकोनॉमिक्स और मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, कम्युनिज्म या निज्म बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये बेसिक 4 भागों में इसको बांटा, एक एक समझते हैं। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स में होता है जहां पर प्राइवेट सेक्टर पूंजीपतियों का इंटरफेयर होता है, उसको बोलते हैं कैपिटलिज्म इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जांपल एज ए कंट्री दिस इज अमेरिका, यूएसए, जो एक प्रकार से अपने आप को डेवलप कर रहा है, ब्रिटेन, लंदन, जर्मनी, ये सब क्या है, कैपिटलिज्म की बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिज्म। सोशियलिज्म इकोनॉमिक्स मीन्स होता है जहां पर सरकार पूरा इंटरफेयर करती है, हर एक चीज को कंट्रोल करती है, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, हाईवे बनाना, इस प्रकार का जहां समाज के वेलफेयर के लिए काम करती है सरकार, उसको बोलते हैं सोशलिज्म इकोनॉमिक्स। और जहां पर कैपिटलिज्म सोशलिज्म दोनों मिल जाती हैं, वो बन जाता है मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। जैसे भारत की इकोनॉमिक्स है तो मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। कम्युनिज्म मीन्स वो इकोनॉमिक्स है जहां पर साम्यवाद की बात होती है, जहां पर हर एक व्यक्ति के लिए बराबर का अधिकार की बात होती है, किसी में किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं होता, सबकी बराबर की बात होती है। ऐसा नहीं किसी के पास 100 करोड़ है तो किसी के पास 1000 ना हो, सबके पास अगर है तो बराबर का पैसा होना चाहिए, बराबर की संपत्ति होना चाहिए। जैसे जल जंगल जमीन की बात हो तो जल भी उतने हिस्से में आए, जल भी उतने हिस्से में आए और जमीन भी उतने हिस्से में आए, सबके लिए बराबर का अधिकार होगा। अगर यहाँ सब बराबर रहेंगे तो किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इसको बांटा गया है। कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट एक कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था, जो कि रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए अगला बात करते हैं। भारत में जो सोशलिज्म कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये रूस से ही लिया गया था। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आपकी अगला बात करते हैं, इसमें आपका आता है रूल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ रूल। गवर्नमेंट ऑफ रूल में बेसिक चीज आप पढ़ते होंगे, इसका बेसिक 4 चीजें हैं, यहां मिटा करके बात करते हैं इसी बिजनेस इन्वायरमेंट में। अगला जो टॉपिक आपने अगर पढ़ा होगा तो उस पर भी ध्यान देने की बात है दोस्तों। चलिए, अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ रूल, भाई गवर्नमेंट का कुछ रूल है, 4 बेसिक चीज को पढ़ना है। एक होता है रेगुलेटिंग या रेगुलेटिंग बोलते हैं। एक पुराने जैसे रेगुलेटिंग एक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा 1773 में कंपनी एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट था। वैसे गवर्नमेंट क्या करते हैं, एक कानून बनाती है, एक नियम बनाती है, एक एक्ट बनाती है कि जिसे आप मान लीजिए कोई व्यवसाय करें तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, परमिशन की जरूरत पड़ती है, किस अकॉर्डिंग। और आपने जैसे मान लीजिए खाने पीने कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको लाइसेंस लेना बहुत जरूरी पड़ता है, क्योंकि बिना लाइसेंस का आप कोई व्यापार नहीं कर सकते। क्योंकि आप समाज में हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा भाई किस तरीके का आपका कौन सा मैनिफेस्टो है, क्या क्या वस्तु आप बनाते हैं, किस रेट पे बेचते हैं, कौन सी वस्तु का प्रयोग करते हैं, मसाला किस क्वालिटी का है। ये सारी चीजें गवर्नमेंट एक रूल बनाती है व्यवसाय करने का बेसिक चीज। दूसरा इसमें आप पढ़ते हैं प्रमोशन क्या है। प्रमोशन मीन्स होता है जैसे किसी का प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। जैसे कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मान लीजिए एग्जांपल है तो प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआई बैंक है। आईसीआई बैंक अपने आप को इतना मेहनत की, इतना डेवलपमेंट कर दिया कि आप देखिए गवर्नमेंट काफी बैंक उससे पीछे हो गए,
जो सर्विस देती है, जो लोगों कस्टमर को एक प्रकार से हर प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, और लोग खुश होते हैं कि भाई बैंक जाओ तो पहले वहाँ पूछते मैं आई हेल्प यू सर, एक गिलास पानी देते हैं, बढ़िया बैठाते हैं, फिर आपका काम पूछते हैं, आपका काम 10 मिनट के अंदर हो जाता है, फिर आप बाहर आ चले, खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया सारी फैसिलिटी है। आप सरकारी में जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, तो वहाँ एक आदमी बैठा होगा, टूटा पंखा चलता रहेगा और काम कुछ नहीं, बस दिखावा ज़्यादा। तो लोग को लगा कि जो प्रमोशन कौन करता है, तो गवर्नमेंट देखती है कि प्राइवेट जो सेक्टर में कोई भी कंपनी हो या चाहे बैंक हो, अगर वो अच्छा काम करती है तो उसको वो प्रमोट करती है, उसको एक प्रकार से सुरक्षा प्रोवाइड कराती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है कि किसी कभी भी आपके लाइफ में अगर आपकी बैंक लॉस में जाएगी तो इसकी जो बेनिफिट या इसकी आपकी भरपाई जो गवर्नमेंट खुद करेगी, आप टेंशन मत लो, आप अपने आप को बेहतर करो। दूसरा इसमें एक अगला आता है आपका एक प्लानिंग होता है। गवर्नमेंट कभी कभी प्लानिंग बनाती है, डिसीजन लेती है हमें किस वस्तु का उत्पादन करना है, अब कितने रेशियो में कौन सी कंपनी लगाना है, किस कंपनी को लाइसेंस देना है, कितने को नहीं देना है, कितने बैंक को राष्ट्रीयकृत करना है, कितने बैंक को नहीं राष्ट्रीयकृत करना है, या कितने व्यवसाय में जो भी व्यवसाय बिजनेस में कौन से नया पॉलिसी लाना है, कौन से पॉलिसी नहीं, तो जो प्लान करती है इसको बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग करना अर्थात योजना बनाना, इसके बारे में बात करती है। अगला इसमें बात होती है आपका, एक होता है इंटरप्रेन्योर। ऐसे समझ जाओ दोस्तों, अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान में आ रहा होगा, तो इंटरप्रेन्योर मीन्स होता है उद्यमिता। कभी कभी सरकार खुद से प्लान करती है, खुद से डिसीजन लेती है, खुद से व्यवहार करती है, खुद से वो सर्विक के तरीके से अपना कार्य करती है कि रेलवे लाइन को और सुदृढ़ करना है और मजबूत करना, रेलवे लाइन के साथ साथ आपको मेट्रो लाइन बिछाना है, और पता चला कि अब उस पुरानी चीज़ को हटा के नया प्रोजेक्टर पे काम करना है। ये गवर्नमेंट जो है खुद से एक इंटरप्रेन्योर बनती है, खुद से एक उद्यमिता के रूप में काम करती है। ये होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ रूल बेसिक 4 पॉइंट। हमने क्या क्या बात किया, रेगुलेटरी एक्ट क्या है, प्रमोशन क्या है, प्लानिंग क्या है और इंटरप्रेन्योर क्या है, ये बेसिक चैप्टर है। अगला आता है इसमें आपका लीगल, एक प्रकार से गवर्नमेंट एक्ट। एक होता है लीगल में यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार से देखा जाए, ये भी उसी का बेस है, बस इसको बांटा गया है 4 भागों में। जैसे सोशल क्या है, फेमा क्या है, CSR क्या है, और एक मशीनरी करके होता है। मशीनरी एक्ट जो होता है, यहां पर इस चीज को समझना 4 चीजें हैं। पहले एक समझ, सोशलिज्म कल्चर को लेकर के गवर्नमेंट ने रूल बनाया। जैसे मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में कोई उसका अपना कल्चर है, जैसे उत्तर प्रदेश की बेसिक अगर देखा जाए तो उसकी 3 भाषा देखने को मिलती है, ब्रज, अवधी, भोजपुरी। तो उनकी अपनी एक भाषा के आधार पे कल्चर है, उनकी अपनी एक खान पान है, उनकी अपनी एक वेशभूषा है। वेशभूषा भेष नहीं, एक पर भेष मतलब भेष ही बोलते, जो ड्रेस है पहनने का, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन समझिए दोस्तों। तो जो उनकी एक डेकोरेशन है, आप समझ में आ गया, जो पहनावा है, तो उनकी कल्चर को समझना, खान पान को समझना, वो सरकार क्या करती है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। और उस कल्चर के अकॉर्डिंग कोई वस्तु अगर आप प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसकी भी क्या होती है, जैसे GI टैग मिलता है, तो गवर्नमेंट उनको एक प्रकार से GI टैग देती है। जैसे आपने देखते हो काफ़ी चीज़ें सुनेंगे, दाल घाटी चूरमा का GI टैग मिल चुका है, बनारस के पान को GI टैग मिल चुका होगा, आपका मणिपुर में एक लहसन है, उसका भी जो है आपका GI टैग मिल चुका है। आपका बहुत से फल हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे मैंगोज हो गया आपका, उसका जो है GI टैग मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ऐसे कल्चर को लेकर के, ड्रेस को लेकर के, खान पान को लेकर के क्या होती है, सरकार उसको एक GI टैग देती है, उसकी सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। फेमा क्या होता है, फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या होता है। अब पहले क्या था, ये 1973 में ये एक्ट आया था, बाद में इसको एक्सचेंज करके थोड़ा इसमें मॉडिफाई किया गया। 1999 में 1999 में इसको ज़्यादातर मॉडिफाई कर दिया गया, काफ़ी इसमें चेंज कर दिया गया। क्या हुआ, 1973 में जब आप फेमा था तो बहुत एक कठोर एक्ट था, जिससे लोग व्यापार तो करते थे, एक्सचेंज होता था, फ्री ट्रेड एक्सचेंज जो भी होता, बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें बहुत रुकावटें उत्पन्न करती थी। हमारे लिए भी दिक्कत होती थी, दूसरे के लिए भी काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न होती थी। इसको क्या किया, 1999 में इसको क्या काफ़ी इसको सुलभ कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। इसका मेन मकसद इसी को समझिएगा कि 1999 में फेमा को काफ़ी चेंज कर दिया गया। और फेमा का मेन मकसद क्या है, फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट, मतलब जैसे आप पढ़ेंगे टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है। अगर अमेरिका की वस्तु भारत पे आती है तो भारत उस पर टैक्स लगाता था,
अब भारत की वस्तु अगर अमेरिका में जाती है, बिकने जाती है, इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, तो वहाँ की गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा। लेकिन ये एक्ट क्या था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें चेंज किया गया कि किस वस्तु पे अब टैक्स लगाना, किस वस्तु पे टैक्स नहीं लगाना है, उसको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे मान लीजिए अब कभी कभार हमारे देश में मान लीजिए दूध का उत्पादन ज़्यादा है, राइस का उत्पादन अच्छा है, गन्ने की अच्छा, शुगर केन की अच्छी उत्पादन है, तो आप पता चलेगा दूसरे वस्तु पे अगर आप फ्री ट्रेड कर देंगे तो हमारे देश में ज़्यादा वस्तु आ जाएगी। हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक फार्मर हैं उनके लिए दिक्कत उत्पन्न हो जाएगी। पता चला ऑलरेडी हमारे पास इतना हर दिन लाखों करोड़ों टन दूध निकल रहा है, अब बाहर के दूध भी आ जाएंगे इस मार्केट में, तब तो हमारी वस्तु की प्राइस तो और डाउन हो जाएगी, तो किसान की हालत तो खराब हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट दूसरे की वस्तु पे वो टैक्स लगाती है कि कम से कम ये वस्तु हमारे यहाँ कम आए और हमारी वस्तु जो है दूसरे देश में ज़्यादा बिके। ये होता काफ़ी रूल होता है, सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए फेमा लाया गया। अगला बात करते हैं CSR क्या है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसका 4 फेज होता है दोस्तों। अगर आपने पढ़ा होगा कि 1850 से लेकर के 1914 तक चला था, फिर 1914 से लेकर के आपको 1960 तक चला, फिर 1960 से 1980 तक चला, फिर 1980 से 1991 तक चला, 90 तक चला। ये अलग अलग फेस में कहीं अलग अलग डाटा मिलता है, बट जो मुझे डाटा मिला मैं उसी तरीके से बात कर रहा हूँ। इसमें क्या उसके अलग अलग फेस था CSR का। CSR मीन्स क्या होता है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोला गया कि जो मान लीजिए कोई बड़ी सी कंपनी है, अपना व्यापार करती है, उद्योग करती है, फैक्ट्रियाँ लगाती है, तो देखते होंगे आसपास वातावरण को, नदी को भी, पर्यावरण को भी, जंगल को भी, जमीन को भी दूषित करती है। तो सरकार ने एक प्रकार से रूल बनाया कि अगर आप यहाँ इंडस्ट्रियल लगाते हैं तो आपको 6% 4% आपको क्या करना होगा, एक प्रकार से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कारपोरेट सेक्टर में कि लोगों को आपको पैसा देना पड़ेगा। इस एरिया में जितने लोग रहने वाले हैं इनको आपको पैसा देना पड़ेगा, किसी प्रकार की जो क्षति होगी आपको उसको पूर्ति करना पड़ेगा। तो 1850 की बात है, 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी की बात देखा जाए तो उस फेज में जैसे पुरानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे तो 1858 के बाद वो चेंज हो गया, खत्म होने लगे। भारत में जैसे आपका देखते हो टाटा बिरला का आना शुरुआत हुआ, तो उस वक्त टाटा बिरला यही 2 कंपनियां थी। फिर आगे आता मॉडिफाई हुआ, फिर और कंपनियां आ गई, फिर और आगे और कंपनियां आ गई। तो धीरे धीरे आप देखते होंगे बहुत सी इंटरनेशनल काफ़ी कंपनियां आने शुरू हो गई, जैसे होंडा कंपनी हो गया, आपका महिंद्रा कंपनी हो गया, टाटा तो पहले से भी थी। फिर उससे पता चला जैगुआर आ गया, फिर उससे जैगुआर भी एक प्रकार से, इसके पीछे बहुत रीज़न है, कहानियाँ हैं, जिसमें एक बार रतन टाटा जी, तो रतन टाटा जी क्या हुआ था, अमेरिका में 2008 में काफ़ी ज़बरदस्त मंदी आई, तो वहाँ की जो आपका जैगुआर था, फोर्ड कंपनी था, उनका बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ। अब जब लॉस हुआ तो उन्होंने बहुत पहले भी एक बार रतन टाटा जी उनकी कंपनी हायर करने गए कि आप हमें दे दो, मैं इसको अच्छा बढ़ाता, उस पर काम करूँगा। उन लोगों ने बोला कि इंडियन की इतनी क्या औकात है जो हमारी कंपनी ले सके, लेकिन कोई बात नहीं। बाद में 2008 में ऐसी उन पर मंदी आई कि खुद चल के आते, बोले हमारी कंपनी आप ले लो, आप चलाओ। तो आज भी देखिएगा फोर्ड और जैगुआर जो है रतन टाटा के द्वारा उसको चलाया जाता है और उन्होंने इसको ज़्यादातर आगे बढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी हर एक चीज़ की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, CSR की बात कर रहे हैं, इनका अलग अलग फेज था। तो पहले कितनी कंपनियां कितना टैक्स देती थी, जब और फेज दूसरा फेज में आया तो कितना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना टैक्स देना शुरू किए। 1990 के बाद से आज जितनी भी कंपनियां सब चल रही हैं, आज बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, अलग अलग देश की, आप गिनते रहो बहुत सी कंपनी है, टाटा है, बिरला है, अडानी है, रिलायंस है, महिंद्रा है, जैगुआर है, फोर्ड है, बहुत सी कंपनी आ गई। तो ये सारी चीज़ें अब क्या हो रहा है, 1990 के बाद से आज तक की जो चल रही है इसकी बात होती है। तो CSR की बात हमने कर ली। अगला होता है मशीनरी एक्ट। क्या है मशीनरी एक्ट? जैसे आप पढ़ा होगा कंज्यूमर एक्ट होता है, तो कंज्यूमर एक्ट का बेसिक 3 भागों में बांटा गया है। अगर आपने कोई वस्तु खरीदा है, अगर वो वस्तु आपने मान लीजिए लिया, कोई मोबाइल लेके आपने आ गया, मान लीजिए चलिए 20-25 हज़ार या ये आजकल लाखों का मोबाइल आते हैं, आपने कोई मोबाइल लेके आया, मोबाइल का कोई फीचर काम अच्छा नहीं, कैमरा फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा काम अच्छा नहीं कर रहा है, आपने उस कस्टमर पास लेके के बोले भैया ऐसा है, देखिए कस्टमर केयर पे दिखा कि मैंने अभी जस्ट आपके शोरूम से लेके गया, ये अच्छी नहीं चल रही है। अगर बोलता कि मैं अब जिम्मेदारी नहीं लेता, तो आपको पास एक प्रकार से एक्ट मिला है
जो लीगल एक्ट है, जो एक प्रकार से प्रावधान दिया गया है, सुरक्षा प्रोवाइड किया गया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसको 2019 में 2019 में लाया गया। ये आपको सुरक्षा क्या प्रोवाइड करवाती है, पहले आप डिस्ट्रिक्ट बेस पे जाके केस करेंगे, वहाँ सुनवाई नहीं होती तो स्टेट पे जाइए, स्टेट पे नहीं होता है तो सेंट्रल पे जाइए। ये आपकी क्या होती है, प्रकार से सुरक्षा देती है। ये था आपका लीगल एक्ट। तो ये बेसिक सारी जो हमने टॉपिक बात किया, ये था आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में बाकी सारी चीजें बात कर एक से रिपोर्ट है क्या मेन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेस, जिससे आपने 4 बात किया, फीचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, मिशन क्या है, 5 मॉडल कॉन्सेप्ट जिसको बोले, उसके बाद विजन और मिशन क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी जिसका रेवेन्यू पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफलेशन क्या है, बजट क्या है, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट उसके बाद इससे जुड़ा इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, मिक्स्ड क्या है, कम्युनिज्म क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा अगला कि रूल ऑफ गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट रूल बनाती है, लाइसेंस देती है, उसकी बात होती है। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ा प्रमोशन क्या है, फिर उसका प्रमोशन होता है जब कोई प्राइवेट कंपनी को प्रमोट करना, शाबाश देना, आगे बढ़ाना। फिर प्लानिंग, कभी गवर्नमेंट खुद से प्लान करती है, खुद से प्लान बनाना, व्यवसाय बढ़ाना, चाहे रेलवे पे, चाहे रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी पे, वेलफेयर के लिए जो प्लान है, लोग सब्सिडी देना, किसानों को देना, गरीबों को देना, हर एक प्रकार से गवर्नमेंट करती है। फिर होता अलग इंटरप्रेन्योर करना, कभी का गवर्नमेंट खुद से अपना व्यवसाय बड़ा सा उद्योग लगाना चाहती है, चाहे हॉस्पिटल बनाए, चाहे रियल लगाए या इंडस्ट्रियल लगाए, उसकी बात है। उसके बाद हमने लास्ट में बात लीगल एक्ट क्या होता है, बेसिक सोशल कल्चर क्या है। कल्चर में किसी भी समाज, किसी भी देश की अपनी कल्चर है, उस कल्चर के साथ क्या होती है, हर एक प्रोडक्ट उत्पादन जाते चाहे खाने की चीज हो। जैसे आप जाइए साउथ में चले जाइए, आप देखिए वहाँ पर है डोसा, इडली, सांभर मिलेगा खाने को, मछली फ्राई करके मिलेगा खाने को। और नॉर्थ इंडिया में चाहिए, यहाँ पर आप वेजिटेबल चीजें खाने को मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेंगी, दाल मिलेगा, रोटी मिलेगा, सब्जी मिलेगा। पंजाब चले जाइए, लस्सी मिलेगा, घी में पड़ा हमेशा मिलेंगे। सब राजस्थान चाहिए, दाल बाटी चूरमा मिलेगा। तो जो ये सारी चीजें आप चाहिए, चोखा मिलेगा, दाल चले जाइए, मछली भात मिलेगा। ये सारी चीजें आपको हर एक स्टेट की अपनी एक कल्चर है, अपनी एक पहचान है, उसको सप्लीमेंट किया, उसको सुरक्षा किया गया। पढ़ा उसके बाद फिर फ्री एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1973 पुराना एक्ट था, 1999 उसको मॉडिफाई किया, काफी चेंज किया। किस बस पे टैक्स बैरियर लगना चाहिए, किस पे टैक्स बैरियर नहीं होना चाहिए। फिर से अलग अलग केस हमने कहा कि 1850 से 1914, 1914, 1960, 1960 से 1980, फिर 1919 में अलग अलग केस उसको डिवाइड किया गया। फिर पहले जितनी कंपनियां तो कितना टैक्स देती, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कितनी दायित्व लेती, पेमेंट को लेकर, समाज के हित को लेकर के उसी बात हमने किया। कि मशीनरी की बात है, कंज्यूमर राइट है कि कोई कंज्यूमर कोई बस को खरीदता है, अगर उसकी बस पे किसी प्रकार कोई फॉल्ट, कोई कमी है, अगर वारंटी बोलता है इसका नहीं है या इसका वारंटी है, अगर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है, कस्टमर किया यस सर, तो एक्ट को अडा कर कंज्यूमर में जाकर के केस कर सकता है। जब डिस्ट्रिक्ट पे होगा, वहां से होगा, स्टेट होगा, स्टेट पे नहीं होगा तो तो 3 सेक्टर में बात। तो हम बात बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब बात है दूसरा इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में देखा जाए हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, एक सकते हैं। पहला इसमें आता है, फर्स्ट आप आता है इंटरनेशनल बिजनेस में पढ़ते WTO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, IMF क्या है। इसको बोलते हैं प्रकार से रीजनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, अर्थात ये जो रीजनल है प्रकार से इंस्टीट्यूशनल एक संस्था की चीज को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब चीजें क्या है, सार्क क्या है, नाफ्टा क्या है, सटा क्या है, EU क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, जितनी संस्था सारी चीजें दे रहे हैं। आपका पहला रीजनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। अब एक चीज समझना है, भाई W कब बनाया, अगर आपने थोड़ा चली होगा, जब आपका फर्स्ट वार हुआ था दोस्तों, फर्स्ट वार आपका 1940 से लेकर के 1980 तक चला। तब तक उस वक्त आपका जो अलायंस थी एक दूसरे का काट चला था। जर्मनी, जापान, रूस अलग है, अमेरिका, ब्रिटेन और इंडिया को काफी मिला के अलग लड़े हैं। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड आपका चलता है 1939 से लेकर के 1945 तक चला। सेकेंड वार समाप्त हुआ, इसमें इतनी हानि हुई, इतनी हानि, धन की इतना नुकसान हुआ कि इंसान एक प्रकार से विकलांग हो गया। अब विकलांग होने के कारण मतलब विकलांग मतलब बहुत टूट गया। फिर लोगों को जीवन समझा जो पूरा विश्व है, जो धरती है, जो अलग अलग कंट्री है, मान लीजिए सब ये जो अलग अलग कंट्री है दोस्तों, ये जो अलग अलग कंट्री है सब तो खराब हो गई, क्या किया जाए। फिर इन लोगों ने बैठ विचार किया, कब 1945 में
सेकेंड वार जब समाप्त हुआ। इसी वक्त अगर आप कभी भी जब याद करना फैक्ट चाहिए तो यहाँ से आता है 1945 के बाद सारी सफाई बन गई। उस वक्त 1945 आपका बैंक बन रहा है, 1948 पता चला आपका WTO बन रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है। उस वक्त 1900 क्या लिखे WTO बना, IMF की बना, ये सारी चीजें 1945, 1948, 1947, इसी बीच में सारी चीजें 1945, 46, इसी में सब बनना। ये क्यों बनाएगा? फिर से जो दुनिया पूरी समाज को बेहतर किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए भाई? लोग वर्ल्ड बैंक के द्वारा पैसा दिया जाए, WTO के माध्यम से व्यापार में बढ़ोतरी किया जाए, व्यापार को सुदृढ़ किया जाए। किसी प्रकार का कोई ऐसा लाइसेंस नहीं होगा, किसी का ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह कोई किसी देश में व्यापार करने जाए तो उस पर कब्जा कर ले, अब ये सब सिस्टम नहीं होगा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा काफी रूल बनाया, जिसमें पढ़ते होंगे ट्रिम्स क्या है, ट्रिम्स क्या है और ट्रिप्स क्या है। इसमें 2 पॉइंट आता है, ट्रिम्स, ट्रिप्स, AOA, ये बेसिक चीजें किससे जुड़ा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। वर्ल्ड बैंक क्या करती है? पैसे लेना, लोन लेना भैया ले जाओ, डॉलर के ले जाओ, रुपया चाहिए ले जाओ, दिनार चाहिए ले जाओ, दिरहम चाहिए ले जाओ, यान चाहिए ले जाओ, पाउंड चाहिए ले जाओ, यूरो चाहिए ले जाओ। ये सारा कौन करता है? वर्ल्ड बैंक करता है। आपको एजुकेशन पे काम करना, खूब ले जाके करो, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड को डेवलप करना, पैसे जाओ, वर्ल्ड बैंक का काम है। फिर इसीलिए 1945 के बाद जो सेकेंड वार समाप्त हुआ, ये सारी संस्थाएं बनाया गया कि फिर से देश दुनिया चलती रहना चाहिए। IMF का काम क्या है? जो पैसा है पैसे को एक्सचेंज करती है, रुपया लाओ डॉलर ले जाओ, डॉलर लाओ रुपया ले जाओ, डॉलर लाओ डॉलर ले जाओ, यान लाओ रुपया ले जाओ। इसका काम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक्सचेंज करते रहना। एक नया करेंसी बनाया गया जिसे IMF के द्वारा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, 5 कंट्री को जुड़ाया, 20 शर्तें रखा गया। क्या क्या 5 शर्त क्या रख दिया गया SDR के लिए? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें क्या बोला गया भाई? कम से कम आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा, आपका एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, इंपोर्ट अब बार भारी मत खरीदो, आप निर्यात करो, अपने आप को डेवलप करो। दूसरा, आपकी देश की GDP अच्छी हो। GDP आप चैप्टर कभी पाओगे, GDP क्या, GNP क्या, NP क्या है, NDP क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, ये बेसिक चीजें आपकी बड़ी सुदृढ़ अच्छी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात क्या करता है? अगला शर्त क्या है? आपकी वेपन सेक्टर, आपको वेपन सेक्टर जो है काफी मजबूत होना चाहिए। जल सेना, वायु सेना, जितने भी आपके हैं हर अच्छी क्वालिटी हो, मजबूत होना चाहिए। आपकी एजुकेशन अच्छी हो, एजुकेशन, आजकल एजुकेशन होते हैं, अच्छी क्वालिटी हो। ये सारी शर्तें अगर आपने अच्छे तरीके से बेहतर किया तो एक प्रकार से आपको SDR का स्पेशल। और अगली बात करती है आपकी करेंसी, आपके देश की करेंसी है अच्छी खासी मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं एक पता चला 1 रुपया, आप पता चला एक डॉलर खरीद रहे हो, आपको 80 रुपया देना पड़ा। अरे भाई $1 दे रहे हो, चलो हम 5 रुपया देकर डॉलर है, हमारी करेंसी मजबूत हुई ना। तो जब आप करेंसी मजबूत होगी तो आप कोई वस्तु क्या कर सकते हैं? तो आपके देश की GDP मजबूत होगी, आपकी रुपए वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। कोई प्रोडक्ट आपको दूसरे देश से खरीदना आपको सस्ता पड़ेगा, नहीं तो आप ज्यादातर पैसा दोगे तो आपकी वैल्यू घटती चली जाएगी, तो आप महंगाई ज्यादा आएगा। महंगाई आने से क्या होगा? आप महंगाई आने से बहुत सी चीजें क्रिएट हुए, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज आ सकता है और गृह युद्ध हो सकती है। महंगाई के कारण क्या हो? चीना झपटी, ये सब तरीके से चीजें एक प्रकार वायलेंस होना शुरू हो जाता है। देखिए हर एक कड़ी के पीछे कोई कोई रीजन होता है। तो क्या होता है दोस्तों, इसीलिए अगर ये आपने शर्तें आपकी अच्छी है तो आपको SDR स्पेशल ड्राइंग राइट की एक सदस्यता मिल जाती है। इसमें 5 कंट्री को मिला हुआ है, जिसमें आपका जापान है, चाइना है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, कनाडा है, USA है, ऐसे कंट्री को राइट मिला है। अब इसमें जिस कंट्री की सबसे ज्यादा जो पैसे की वैल्यू है उसको सबसे ज्यादा है, जैसे 39 मिला है, जापान का 8 मिला है, चाइना 10 मिला है, और इसको डिवाइड किया गया है, और 22 यूरोप को मिला है। ऐसे अलग अलग डाटा इसमें डिवाइड किया गया। तो किसी को 10, 8, 22, 31, 20 ऐसे अलग अलग डिवाइड किया गया है, इसको बांटा गया है। करेंसी की पावर दिया गया है, कौन किस देश की करेंसी कितनी पावर है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये क्या करता है? कभी कभी आपके पास पैसा नहीं तो आप यहाँ से एक स्पेशल ड्राइंग राइट क्या करती है, जैसे आपने कुछ पैसा लिया, आपको चाहिए स्पेशल ड्राइंग, आपने $1 लिया, मान लीजिए US यहाँ पर USA है और ये इंडिया है। अब मान लीजिए इंडिया यहाँ से क्या इसमें आके ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा जुड़ जाएगा, आपने पैसा ले लिया, आपने पता चला किसी को दिया यहाँ से तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें चलता माइनस एक प्रकार से डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम के तरीके से काम किया जाता है। ये होता है आपका। अगर हम बात करते हैं ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स होता है
ट्रेड रिलेटेड मेजर, एक प्रकार से ट्रेड रिलेटेड मेजर बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल मेजर कॉन्सेप्ट बोलते हैं दोस्तों। क्या होता है, जैसे कोई एफडीआई फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में कोई लाता है, यहाँ की गवर्नमेंट उसको क्या करती है, पूर्ण रूप से उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराती है कि आपके देश में अगर मान लीजिए आईफोन आती है तो भारत सरकार उस कंपनी को सुरक्षा प्रोवाइड कराती है। इसको बोलते हैं ट्रिम से। लेकिन किस एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, ये WTO के अकॉर्डिंग बात करता है। दूसरा होता है ट्रिप्स। ट्रिप्स मीन्स होता है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपके प्रॉपर्टी राइट क्या है, जैसे WTO के माध्यम से रखा गया है, गुडविल है, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीजें आपकी एक प्रकार से क्या है, प्रॉपर्टी है। भाई मान लीजिए मेरे पास, मैंने कोई पढ़ाई किया, अपने जीवन को 10 साल 20 साल अपना पूरा जीवन दे दिया किसी एक टॉपिक को पढ़ने में। अब मैंने अपना बनाया, पेन ड्राइव में सब कुछ रखा, बढ़िया उसको PPT बनाया, अच्छे तरीके से तैयार किया, और किसी ने मेरे उस चीज़ को कॉपी कर लिया, चोरी कर लिया मेरी बनाई हुई चीज़ को, तो मेरा 10 साल का मेहनत तो कोई 10 मिनट में चोरी कर लिया। तो मेरा एक प्रकार से इसीलिए बोला गया कि हर व्यापार का उसकी अपना एक फार्मूला होता है। जैसे लिम्का है तो लिम्का का अपना एक फार्मूला है, कितना उसमें शुगर डालेगा, कितना उसमें लिक्विड मिलाएगा, किसमें उसमें हर एक प्रकार जो भी उसको फ्लेवर मिलाएगा, उसका अपना कॉन्सेप्ट। कोई चोरी नहीं कर सकता। अगर चोरी कोई करता है तो उस पर कार्रवाई किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये कौन सुरक्षा देती है, ये आपका WTO देता है। इसलिए देखते होंगे हर एक कंपनी का अपना फार्मूला है। जैसे बड़ी मार्केट में देखते होंगे मोबाइल्स बहुत आती है, लेकिन हर एक मोबाइल का अपनी फीचर है। कोई किसी कॉपी नहीं कर सकता, कोई किसी का मॉडल चोरी नहीं कर सकता। आप अपना मॉडल दिखाइए और अलग आप दिखाओगे तभी आप अलग चलोगे। आप किसी के अकॉर्डिंग चलोगे, किसी कॉपी करोगे तो आपकी पहचान कहाँ रहेगी। तो इसके लिए बोला गया ट्रिम्स मतलब ट्रेड रिलेटेड, एक मेजर की बात हो गया, ट्रिप्स मतलब ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसकी बात करता है। बाकी नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एक्ट क्या है, साउथ अमेरिका फ्री ट्रेड एक्ट क्या है। तो साफ्टा में से फ्री ट्रेड कर देना, एक देश से दूसरे देश पे टैक्स ना लगाना। सार्क क्या है, साउथ, अब जिसमें सार्क में आप चले जाइए, आसियान में चले जाइए, जो पूरा एशिया की बात होती है। जैसे एशिया में काफ़ी कंट्री है, इंडिया है, चाइना है, जापान है, रूस है, उसके बाद आपका पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, सबको जोड़ करके जो बनता है। तीन में भी एक संगठन बनाई गई है कि आपस में व्यापार करो, टैरिफ बैरियर लगाओ या ना लगाओ, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इंटरनेशनल हम संस्थागत चीज़ें पढ़ते हैं, इनकी बात हो गई। गेट्स क्या है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड सर्विसेज को बोलते हैं। एक प्रकार से ये भी पहले गेट्स अगर देखा जाए तो ये ट्रेड की बात है, WTO से जुड़ा हुआ बात करती है। तो ये आपका हो गया संस्था। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। इन्वेस्टमेंट मीन्स जिसमें आपका आता है FDI क्या है, FPI क्या है। FDI मीन्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म 20 साल 30 साल तक कोई अपने देश में, मान लीजिए इंडिया से जापान या जापान की कोई कंपनी, मान लीजिए जैसे मेट्रो है, तो दिल्ली मेट्रो जो है पूरा जापान के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया। 20 साल तक इसका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 20 साल 30 साल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, आपने कभी सुना होगा हीरो और हुंडा। हीरो आप कहाँ कंपनी थी, मान लीजिए हीरो जापान की, हुंडा मान लीजिए इंडिया की। ऐसे हीरो अलग थी, हुंडा अलग थी, एक जापान की थी और एक इंडिया, दोनों मिलकर के जो काम करते थे उसका नाम था हीरो हुंडा। अब देखिए, अब आजकल जो बाइक आती है, या तो हीरो लिखा रहेगा या तो हुंडा रहेगा, दोनों अलग अलग हैं। अब वो सेपरेट हो गया। पहले क्या था, दोनों कॉन्ट्रैक्ट था, एक दूसरे से मिलकर काम करते थे। एक प्रकार से किसका पार्ट था वो, FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है FPI, जिसको FPI मीन्स होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर प्रॉफिट होगा तो लोग पैसे लगाते हैं, लॉस होगा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, इसकी बात होता है। ये था इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। अगला एक बात करते हैं, इसमें इंटरनेशनल खाली बिजनेस होता है जिसमें BOP होता है। एक बात होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आपने पढ़ा होगा, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दो बेसिक बनता है, विजिबल अकाउंट, नॉन विजिबल अकाउंट। अब इसमें कैपिटल अकाउंट में आपका आता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वहाँ पर FDI और FPI आता है, और लॉन्ग टर्म लोन्स का बात होती है। तो करंट अकाउंट में विजुअल जो वस्तु दिखती है, इनविजिबल जिसमें नहीं, जो वस्तु दिखती है, जैसे सर्विस है, टीचर है, डॉक्टर है, IAS IPS है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सर्विस है। अगर मान लीजिए हिंदुस्तान से कोई डॉक्टर अमेरिका में गया तो
सर्विस दे रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इम्पोर्ट किया कि एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया। हमने किसी डॉक्टर के यहाँ से क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। वहाँ से कोई डॉक्टर अगर इंडिया में आता तो उसको हमने इम्पोर्ट किया। तो क्या होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है। किसका पार्ट जुड़ा होता है, ये बीओटी होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बीओटी बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में दो पार्ट चलता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो विजुअल में जिसको आप दिखाई देते हो, कोई वस्तु बेचते हो तो आपका विजुअल होता है, और जिसमें आप सर्विस देते हो उसको नॉन विजुअल होता है। ये करेंट अकाउंट की बात होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला, जो कैपिटल में एफडीआई और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो लॉन्ग टर्म की अभी शुरुआत में बात किया वही चीज़ यहाँ भी है। तो बीओपी का बेसिक ये चैप्टर था। एक और इसमें है आपका आता है एओए, AWTO में, इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या हुआ, WTO के द्वारा एक संस्था ऐसी बनाई गई, जैसे अगर मान लीजिए आप भारत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, तमिल की बात करें, केरल की बात करें, जो भी हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात करते हैं, यूटी और स्टेट की। अब मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई वस्तु बेच रहे, दाल भी बेच रहे, दूध बेच रहे, आता जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसे ही एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अब WTO ने क्या बनाया है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एक प्रकार से एक संस्था के समझौता हुआ है। 1950-56 की बात है दोस्तों, इसी बीच में बनाया गया था। क्यों बनाया गया, इससे पीछे रीजन है। जैसे अगर इंडिया की वस्तु अमेरिका में गया, अमेरिका के लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को चेक करेंगे कि अगर आपकी वस्तु की क्वालिटी अच्छी है तो उसको ग्रीन जोन में डाल देंगे, अगर आपकी वस्तु की क्वालिटी ठीक नहीं है तो येलो जोन में डालेंगे। अगर लगता बहुत घटिया किस्म का है, ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स, ज़्यादातर केमिकल का प्रयोग किया है, फर्टिलाइजर का ज़्यादा प्रयोग किया है, यूरिया का प्रयोग किया है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है खाने से, तो उसको हम रेड जोन में डाल देते हैं। तो इसका 3 कैटेगरी इसीलिए बनाया गया। देखिए जो लोग बड़े बड़े किसान हैं, आप तो मान लीजिए अपने देश में प्रोडक्शन तो कर देते हैं, लेकिन जब बाहर के देशों में भी वस्तु आप बेचते हैं, अगर आपकी वस्तु की क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसका पूरा चेक किया जाता है साइंटिफिक तरीके से, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेक की जाती है। जैसे राइस है, व्हीट है, गेहूँ है, चावल है, उसकी चेक किया जाता है, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना से फास्फोरस है, कितना से पोटेशियम है, कितना से मैग्नीशियम है, कितना इसमें, हर प्रकार के सारे तत्व चेक किया जाता है। पता चला ये वस्तु में सबसे ज़्यादा केमिकल दिख रहा है, यूरिया दिख रहा है, नाइट्रोजन दिख रहा है। अब व्यक्ति पता चला कोई खाएगा, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, किडनी पे असर करेगा, क्या वो वस्तु को खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, बोलेगा भाई मुझे नहीं चाहिए, आपकी वस्तु ठीक नहीं। तो WTO उस पर एक्ट लगाती है, कानूनन प्रावधान करती है कि आप अपनी वस्तु को सुधारिए, अच्छी वस्तु बनाइए, ऐसा नहीं मिलावटी वस्तु आप बना के बेच दो। अगर इस तरीके करेंगे तो मैं आपके एग्रीकल्चर को जो डाउन टू अर्थ एक प्रकार से डाउन लेवल में डाल देंगे, लोअर कैटेगरी में इसको रख देंगे, अर्थात रेड जोन में डाल देंगे। तो ये इसीलिए इसको बनाया गया है AO। तो ये बेसिक हमने बात की इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। बाकी सारी इसमें संस्था के कुछ फैक्चुअल चीज़ होते हैं, उसको रटना और रटने की जरूरत है। सन वगैरह पूछ लेता कौन से सन में क्या चीज़ आई है, और ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत। तो आज ये पूरी दोस्तों हमने एक यूनिट की बात कर लिया, जिसमें बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बात था। अब ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा तो कल दूसरा यूनिट लेके आएंगे, ऑडिट एंड अकाउंटिंग के बारे। तो आज इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।